नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी इधर जितने भी मैं वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूं वह आप ही के सवाल से जुड़ा हुआ है। मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में आप सभी से एक बात ज़रूर कहता हूं और आज भी कहूँगा कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, चाहे वह सिविल मामले को लेकर हो, सिविल मामला हो गया जैसे ज़मीन संबंधित जो मामले होते हैं, केस मुकदमा होता है, उससे संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल हो, जैसे टाइटल सूट हो गया, पार्टीशन सूट हो गया, बंटवारा हो गया, ठीक है, जमाबंदी हो गया, इस तरह का, और कोई क्रिमिनल का भी मामला हो, ठीक है, तो उससे संबंधित भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और आप ही के सवाल से जुड़ा हुआ आज का यह वीडियो लेक्चर है। 2-3 सवाल को मैंने इसमें लिया है आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो पहला सवाल यह था कि सर मैं बाहर रहता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है यह जो सवाल है वो कहीं ना कहीं आपकी भी समस्या से जुड़ा हो। उनका सवाल यही था कि सर मैं बाहर रहता हूँ और मेरे जो भाई हैं या मेरे जो चाचा के लड़के हैं, उन्होंने मेरे हिस्से की ज़मीन को अपने नाम से, जो मेरे मतलब उनके हिस्से की जो ज़मीन थी, उस ज़मीन की भी जमाबंदी उन्होंने अपने नाम से करवा ली, ठीक है, और उस ज़मीन को उन्होंने बेच दिया। देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ज़मीन आपके हिस्से की है, अगर उस ज़मीन पर कोई जमाबंदी करा लेता है, जमाबंदी, ठीक है, जमाबंदी, उसे हम म्यूटेशन भी कहते हैं, कहीं कहीं म्यूटेशन कहते हैं, कहीं कहीं नामांतरण कहते हैं, ठीक है, और यह होता है आपको कहाँ पर, सीओ के ऑफिस में होता है, सर्किल ऑफिसर जो होता है सीओ, ठीक है, उस सीओ के ऑफिस में होता है यह आपका, ठीक है, सीओ के ऑफिस में होता है जिसे सर्किल ऑफिसर कहते हैं। सीओ के ऑफिस में हो गया, या रिवेन्यू ऑफिसर जिसे कहा जाता है, ठीक है, रिवेन्यू ऑफिसर होता है, कहीं कहीं आप लोग तहसीलदार भी कहते हैं, तहसीलदार, ठीक है। तो यह जो जमाबंदी होती है, इसी से संबंधित उनका सवाल था कि सर मेरे चाचा के लड़के ने मेरी जो हिस्से की ज़मीन है वो अपने नाम से जमाबंदी करा ली और उसे बेच भी दिया। देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं, अगर उसने गलत तरीके से आपके हिस्से की ज़मीन को बेचा है, भले उसके नाम से जमाबंदी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यह बात मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है, यह जजमेंट है, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, शॉर्ट में से मैं एमपी लिख दिया हूँ, ठीक है, जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, यह सवाल था उनका। तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो म्यूटेशन एंट्री होता है, म्यूटेशन एंट्री डज नॉट क्रिएट टाइटल नॉर एक्सटिंग्विशेस टाइटल। इसका मतलब यह हो गया कि जो म्यूटेशन होता है, जो दाखिल खारिज होता है, उससे न तो, डजंट का मतलब न तो, यानी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? न तो किसी का टाइटल किसी प्रॉपर्टी पर क्रिएट होता है, यानी उस पर, उस संपत्ति पर न तो उसका दावा बनता है, और न ही किसी दूसरे अन्य व्यक्ति का दावा उस पर खत्म होता है। यानी कि अगर आपके भाई ने उस ज़मीन को धोखे से, निश्चित तौर पे आप बाहर रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, ये एकदम कॉमन प्रॉब्लम है, किसी भाई ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी पट्टीदार ने, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जनरली क्या होता है, जॉइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या करते हैं, सारी ज़मीन की जमाबंदी वो अपने नाम से करवा लेते हैं, पटवारी से बात करके, या जिसे हल्का कर्मचारी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में पटवारी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में भी पटवारी कहा जाता है, तहसीलदार भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। बिहार में आप आइएगा तो उसे सर्किल ऑफिसर सीओ होता है, या हल्का कर्मचारी कहा जाता है, ठीक है, हल्का कर्मचारी। हल्का मतलब हो गया कि एक ये
रिवेन्यू टर्म है। हल्का मतलब होता है कि एक अंचल को, ठीक है, एक अंचल को अलग अलग हल्का में बांटा जाता है, ठीक है, ऐसे समझिए आप। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनके भाई ने क्या किया कि उनके हिस्से की ज़मीन, यानी जो एक्स है, एक्स के हिस्से की पूरी ज़मीन जो उनका वाई जो भाई है गांव में रहता है, उसने क्या किया, उस कज़िन ने क्या किया, म्यूटेशन अपने नाम से करा के और उसको सेल कर दिया, ठीक है, उसको सेल कर दिया, बेच दिया। तो कुछ नहीं है, आप सेल डीड कैंसिलेशन के लिए जाइएगा, आप टोटल प्रॉपर्टी का जो है बताइएगा, जो केस फाइल कीजिएगा, ठीक है, सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। पहले तो जजमेंट को नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है। जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, वीडियो आप बैक में भी करके देख सकते हैं, आपको जजमेंट मिल जाएगा। दूसरी बात है दोस्तों, एक बात आप सभी से कहूँगा कि हर वीडियो लेक्चर में कहता हूँ, चूँकि चैनल आप सभी का है, मैं हर बार कहता हूँ और आपके सभी सवालों को मैं लेता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके हर सवाल का मैं जवाब भी दूँ। तो एक परिवार के सदस्य के नाते, क्योंकि ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक परिवार है, और इस परिवार के आप सभी हिस्सा हैं और मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। सहयोग यह चाहिए कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे यह लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं, या फिर जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वह प्रयास सही दिशा में आगे की ओर जा रहा है कि नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो बेल आइकन होता है घंटी की तरह जो बना होता है यूट्यूब पे सब्सक्राइब के बगल में, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो, मैं हर बार कहता हूँ, सवाल मुझसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि देखिए आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा, आप ही के सवाल में से जो सवाल होते हैं जिनका थोड़ा मुझे लगता है कि जटिल है, और मुझे यह लगता है कि उस सवाल पे वीडियो लेक्चर बनाने से और भी लोगों को फ़ायदा होगा, इसलिए मैं बनाता हूँ। कहीं ना कहीं आप खुद को इससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जजमेंट हो गया जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इसे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, सेल डीड को कैंसिल करने के लिए एक वहाँ पर पार्टीशन कम टाइटल सूट फाइल कीजिएगा, ठीक है, टाइटल सूट, पार्टीशन कम टाइटल सूट फाइल कीजिएगा, ठीक है। यानी कि बंटवारा के साथ साथ संपत्ति पर, जो आपका संपत्ति है जो बेच दिया उस पर दावा। पार्टीशन से क्या होगा, एक तो बंटवारा हो जाएगा और जो संपत्ति उन्होंने बेच दी है उस पर आपका टाइटल डिक्लेयर हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा है, ठीक है ना। तो पार्टीशन कम टाइटल डाल दीजिएगा और सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत आप क्या कीजिएगा, जो सेल डीड जो केवाला हुआ है, ठीक है, सेल डीड जो हुआ है, सेल डीड इसे हिंदी में केवाला कहते हैं, केवाला हो गया, बैनामा हो गया, रजिस्ट्री बैनामा होता है ना, रजिस्ट्री बैनामा, वो रजिस्ट्री बैनामा हो गया। इसको आप कैंसिल करवाने के लिए आप पिटीशन फाइल कीजिए कोर्ट में। बस जो आपके भाई ने जो आपके हिस्से की ज़मीन बेच दी है वह क्या होगा, रद्द हो जाएगा, कोर्ट उसे रद्द कर देगी, कैंसिल कर देगी, ठीक है, और आपकी ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यह बात हो गई। ठीक है, यह बात हो गई। दूसरा सवाल बताता हूं, पहला सवाल तो हो गया, दूसरा सवाल यह है कि पिताजी ने 40 वर्ष पहले मेरी ज़मीन, ठीक है, मेरी ज़मीन बेच दी। क्या मैं वह ज़मीन
पर दावा कर सकता हूँ, यही सवाल है। पिताजी ने 40 वर्ष पहले मेरी ज़मीन बेच दी, क्या मैं उस ज़मीन पर, वह जो ज़मीन है उस ज़मीन पर, ठीक है, क्या मैं उस ज़मीन पर दावा कर सकता हूँ या नहीं, यही सवाल है। ठीक है, देखिए पिताजी जो हैं उन्होंने उम्र बताया जी, उस हिसाब से वह जो है उस वक्त माइनर थे। पिताजी ने उनके नाम से ज़मीन ले ली थी। ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो कमाते भी नहीं थे, समझिएगा बात को, उस वक्त वह कमाते भी नहीं थे। पिताजी ने अपने आय से वह ज़मीन ली थी। ठीक है, अपने आय से ज़मीन ली थी। तो सोर्स कहाँ से हो गया? सोर्स ऑफ कंसीडरेशन मनी। कंसीडरेशन मनी का मतलब जो ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है उसमें जो पैसा दिया गया है, क्योंकि कोई भी सेल होता है, कोई भी बिक्री होती है, उसमें एक राशि होती है। उस राशि को अंग्रेजी में, इंग्लिश में कंसीडरेशन मनी कहा जाता है, कंसीडरेशन अमाउंट कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं कंसीडरेशन मनी हो गया, कहीं कहीं अमाउंट हो गया, कंसीडरेशन अमाउंट। ठीक है, मनी का मतलब भी वही है, अमाउंट। ठीक है, कुल इतनी राशि। तो देखा गया सोर्स क्या है इसका, तो सोर्स है फादर। समझिएगा बात को, फादर ने खरीदी है वह ज़मीन। क्यों खरीदी? कई बार लोग इन्वेस्टमेंट के ही लिहाज से ज़मीन खरीदते हैं। फादर ने वही ज़मीन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदा, बच्चों को पता नहीं होता है, हमें आपको पता नहीं होता है, बच्चों को पता नहीं होता है, परिवार को पता नहीं होता है। पिताजी, अब जैसे क्यों हुआ? एजुकेशन के लिए, भाई आपका एजुकेशन है उसके लिए। ठीक है, घर में अगर कोई सिस्टर है तो उनके मैरिज के लिए, भाई शादी विवाह में खर्च लगते हैं, या और कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ी अचानक से, तो वह ज़मीन है तो लोग देखते हैं कि चलो वो इन्वेस्टमेंट के लिए किस लिए ज़मीन खरीदी है। भाई एक ज़मीन है, उस पर मकान बनाकर रह ही रहे हैं, इतनी ज़मीन लेकर क्या होगी? तो एक इन्वेस्टमेंट, जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, LIC पॉलिसी लेते हैं, और भी सारे इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, RD करते हैं, PPF करते हैं, वैसे ही लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसी हिसाब से वो बच्चे थे, ठीक है, जिन्होंने, मेरे सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा था, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ, और आप लोग भी समझिए। तो पिताजी ने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदा था, आप भाई वो तो कमाते थे नहीं। तो पिताजी जो है, फादर हैं, उन्होंने सन के बेनिफिट के लिए, भाई पिताजी तो चले गए, गुजर गए, आज आपको 40 साल बाद यह बात आपके मन में आ रहा है। ठीक है, आपको नहीं पता है पिताजी ने क्या किया। पिताजी क्या किए, उन्होंने अपने बच्चे के लिए, यानी खुद आप ही के बेनिफिट के लिए ज़मीन बेच दी। अब आप उसे कैंसिल कराने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी सेल डीड होता है, उसको आप कैंसिल करवाने के लिए, अगर कोई फ्रॉड आपके साथ हुआ हो, धोखे में रख के हुआ हो, ठीक है, किसी को शराब पिलाकर नशे की हालत में किसी से रजिस्ट्री कराई गई हो, ठीक है, पैसा नहीं दिया गया हो, तो बात समझ में आता है। ठीक है, वहाँ आप फ्रॉड के ग्राउंड पर, या फिर पैसा नहीं दिया, कंसिडरेशन अमाउंट जो मनी होता है वो नहीं दिया, तो वहाँ आप कैंसिल करवा सकते हैं। या 3 साल का समय सीमा होता है जब आपको जानकारी होती है इस बात की, और 40 साल बाद आप कह रहे हैं ये सारी चीज़ें, और आपके फादर ने जो ज़मीन बेची है वहाँ पर आपके सवाल में कहीं भी कोई धोखे वाली बात नहीं थी, बस आपका ये कहना कि फादर ने मेरे नाम की ज़मीन बेच दी। उस वक्त आप नाबालिग थे, माइनर थे। ठीक है, फादर ने आपके नाम से ले ली थी ज़मीन, आपके बेनिफिट के लिए लिया था कि कल को, अब तो माइनर के नाम से ख़रीदना मुश्किल भी है, पहले हो जाता था ये सब कुछ, उतना दस्तावेज वगैरह इतना नहीं होता था। तो फादर ने आप ही के बेनिफिट के लिए, एजुकेशन के लिए लिया। यह एक मैं पॉसिबल ग्राउंड बता रहा हूँ, ठीक है ना। या ज़मीन जल्दी कोई बेचता नहीं है, बेचता तभी है जब कोई ज़रूरत परिवार में ऐसी होती है, तो उस पर आप दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 इयर्स लिमिटेशन एक्ट जो है, लिमिटेशन एक्ट एक कानून है, उसके तहत आप 3 इयर्स के तहत दावा कर सकते हैं। तो ये भी लैप्स हो गया, क्योंकि 40 इयर्स हो गया है, 40 इयर्स हो गया, 40 साल हो गया। दूसरी बात, कोई फ्रॉड की बात आपने नहीं कही, आपने सिंपल इतना ही कहा कि मेरे पिताजी ने मेरे नाम से ज़मीन खरीदी थी और वो उन्होंने बेच दी। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम आपके फादर का है, आपके पिताजी ने पैसा लगाया, आप तो कमाते नहीं थे, आप पढ़ाई लिखाई करते होइएगा, स्कूल कॉलेज में होइएगा, यही ना।
आपका पैसा है नहीं, पिताजी का पैसा उसमें था, पिताजी ने बेच दिया उसको, ठीक है, और आप ही के लिए, परिवार के बेनिफिट के लिए, तो इसको आप कैंसिल नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। इसको आप कैंसिल नहीं करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात आप लोग याद रखिएगा, कोई भी ज़मीन, जैसे बदलैन की बात होती है, अब लोगों ने पूछा, एक और मेरे सब्सक्राइबर थे, उनका सवाल था कि सर बदलैन जो ज़मीन होती है, बदलैन ज़मीन पर भी आप वीडियो बनाइए। देखिए, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप समझ जाइए ये बदलैन ज़मीन क्या है। बदलैन ज़मीन क्या होता है कि एक ज़मीन किसी की यहाँ पर है, जैसे ए है, ठीक है, ए यहाँ रहता है, ए का घर दूरी पर है, ठीक है, यहाँ पर है, और उसकी ज़मीन जो है और थोड़ी दूरी पे बना देते हैं, इधर को हो गई उसकी ज़मीन, ठीक है, उसका खेत इधर को है, ठीक है ना, और ए रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बी है, बी का घर यहाँ पर है और बी की ज़मीन इधर है। तो ए आता है एक दिन ज़मीन के प्लॉट पर आता है, वो परेशान है, देख रहा है कि भाई कुछ काम भी नहीं यहाँ ठीक से हो पाता है, इतनी दूरी से मुझे आना पड़ता है अपनी ज़मीन पर। भाई ज़मीन खरीदने से तो होता नहीं है, ज़मीन पर आपको आना पड़ेगा, वहाँ पर खेती करवानी पड़ेगी, उसको अपने कब्जे में रखना होगा, या तो वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन आप करवाइए, नहीं तो उसमें आप खेती करवाइए, कोई क्रॉप लगवाइए, ठीक है, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से भी नहीं होता, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, खर्चा लगता है, या तो खुद आइए, नहीं तो कोई अगर आपका आदमी है, ठीक है, उसको आपने रखा है खेती करवाने के लिए, तो उसे आप भेजिए, तो खर्च लगता है, एक्सपेंसेस हैं, या फिर नहीं आ पाता, कोई कब्जा कर ले, ठीक है, या बी यहाँ रहता है, यह ज़मीन यहाँ पर है, बी यहाँ पर, लेकिन बी की यह ज़मीन नहीं है, ए यहाँ रहता है और ज़मीन यहाँ बी की है, ठीक है, तो बी को यहाँ से जाना पड़ता है, ठीक है, ये इधर हो गया। अब परेशानी, ठीक है, ये एक ही रास्ता है, ये टोटल, ठीक है, एक ही रास्ता है, इधर तक जा रहा है। अब परेशानी है, तो ए ने बी से अप्रोच किया, दोनों ने कहा कि भाई इससे हम प्रॉपर्टी को आपस में क्या करते हैं, आपस में बदल लेते हैं, क्या करते हैं, बदल लेते हैं, इसे हम एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है, इसे हम बदल लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। बात को आप समझिएगा, ठीक है। तो यही जो प्रॉपर्टी बदली जाती है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका सवाल था, लेकिन उनका जवाब देने के लिए अभी मैं फ़िलहाल बना देता हूं, लेकिन इन डिटेल बनाऊंगा, एक एक एस्पेक्ट बताऊंगा इसका, कहाँ कैसे किस तरीके से आपको बनाना है, क्या गलती करते हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो भाई पहले के समय में ज़मीन की कीमत इतनी नहीं थी, भाईचारा था लोगों में, ठीक है, आपसी विश्वास पे बहुत सारे काम होते थे पहले, ठीक है ना। तो वक्त वक्त की बात है, हो गया। तो अब क्या हुआ, ए की जो ये वाली ज़मीन थी ये बी ने ले लिया, और ये जो बी की ज़मीन थी वह ए ने ले लिया, तो अब यह बी की प्रॉपर्टी हो गई, अब और यह ए की प्रॉपर्टी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, काम चल रहा है। अब क्या हुआ, आपसे विश्वास पर हुआ था कि लिखा पढ़ी कागज़ कुछ बनवा लेंगे, कुछ नहीं बनवाया, आपसे विश्वास पे चल रहा है। अब गलती क्या हुई, ज़मीन का कागज़ जो है ये वाली प्रॉपर्टी अभी भी ए के नाम से है और ये वाली प्रॉपर्टी अभी भी बी के नाम से है, यह दिक्कत हो गया। ऑन पेपर तो वही है पहले वाला, ऑन पेपर में इन्होंने बदलवाया नहीं। रिवेन्यू रिकॉर्ड जो होता है, जहाँ नामांतरण होता है, नामांतरण भी इन्होंने नहीं कराया, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, दाखिल खारिज कहते हैं, कुछ भी नहीं कराया। अब क्या हुआ कि यहाँ वाली जो प्रॉपर्टी थी इसकी कीमत बढ़ गई, ठीक है, इसकी कीमत, इस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई। यहाँ से कोई जो है ये नेशनल हाईवे जा रहा था, तो इस प्रॉपर्टी को सरकार ने ले लिया, अब सरकार ली, उसकी कीमत अच्छी खासी सरकार ने कीमत दी, ठीक है। तो क्या हुआ, ए के जो परिवार के लोग थे उनको खबर पहुंचा, क्योंकि इन्हें पता नहीं था, ए के परिवार के लोगों को, इनको खबर पहुंचा सरकार की तरफ से, इनको गया, पब्लिक हुआ, ठीक है, पब्लिकेशन होता है, पब्लिक में ये बातें आती हैं, ठीक है, जो ज़मीन के मालिक होते हैं उनका नाम आता है, आपत्ति करवाइए क्या, ठीक है, मुआवजा मिला कि नहीं। तो इन्हें पता चला इनके वारिस को कि अरे हमारी यहाँ पे ज़मीन थी, सो इसका तो पैसा दे रही है सरकार, क्योंकि सरकार उसको जो है एक्वायर कर रही है, ज़मीन का अधिग्रहण कर रही है सरकार, जिससे एक्वायर कहना कहते हैं प्रॉपर्टी को। तो सरकार ले रही है उस ज़मीन को अपने कब्जे में, क्यों, क्योंकि सरकार को वहाँ से सड़क निकालना है, ठीक है, हाईवे निकालनी है, उसका मुआवजा मिलेगा। अब ए के जो
अगली पीढ़ी है, जनरेशन है, आगे की जनरेशन, वो हो गया एक्स, ठीक है, और इसका हो गया आज का जो जनरेशन है, ठीक है, वो हो गया वाई। एक्स को पता चला कि मेरे जो दादाजी थे उनकी ज़मीन यहाँ पर है, या मेरे पिताजी की ज़मीन यहाँ पर है, वहाँ से निकल रहा है। एक्स गया भाई, पैसा ले लिया। अब यहाँ जो है वाई कहा कि भाई मेरे तो पापा ने बताया था, मेरे पिताजी ने, कि ये दादाजी ने किसी ज़माने में ज़मीन जो है बदली थी, तो ये ज़मीन हमारी है, अब इसको लग रहा है कि भाई खेती तो हम कर रहे हैं, इस पर सरकार ले रही है। अब भाई दिक्कत हो गई। तो यहाँ क्या हुआ, विवाद हो जाता है। समझिए बात को, विवाद उत्पन्न हो गया, ऐसे विवाद होता है। अब क्या हुआ कि भाई दस्तावेज जो दिखाएंगे आप, इन्होंने कुछ नहीं करा, खेती कर रहे हो, प्रूफ क्या है, आप खेती कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके नाम से दस्तावेज किया है। तो यहाँ पे भाई दस्तावेज है कि आपस में बदलैन किया तो भाई एक्सचेंज डीड कहाँ है, बदलैन का जो दस्तावेज है, दस्तावेज कहाँ है, दस्तावेज खत्म है, दस्तावेज जो है वो है ही नहीं, दस्तावेज कहाँ है, नहीं है, हो गया, कहानी खत्म। अब लड़ते रहिए, केस मुकदमा कोर्ट में करते रहिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। प्रूफ करते रहिए, एडवर्स पोजीशन प्रूफ करते रहिए, सब कुछ करते रहिए, कुछ नहीं होगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपने वही कर दिया है, लड़ते रहिए। तो ये गलती होती है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, आप खुद सोचिए ना भाई, ओरल का क्या वैल्यू है। मान लीजिए दो लोग के बीच में आपस में कुछ हो गया, बात हो गई, ऐसे नहीं ना होगा, उसका दस्तावेज बनाइए, ठीक है। आप कहीं ज़मीन खरीदते हैं, किसी ने बोल दिया तुम्हारी ज़मीन हो गई और आप पैसा दे देते हैं, नहीं देते हैं ना, तो ज़मीन क्यों बदल लेते हैं। ज़मीन अगर बदलनी है, बदलैन करनी है, तो उसके लिए बाकायदा आप रजिस्टर्ड एक दस्तावेज बनाइए और उसको रजिस्टर्ड कीजिए, ठीक है। कम से कम एक दस्तावेज तो होना चाहिए, और उसके आधार पर रिवेन्यू जाइए, ठीक है, नामांतरण करवाइए। आप रिवेन्यू ऑफिस में जाके आप क्या करवाइए, देखिए बदलैन जो ज़मीन होती है, बदलैन में आप क्या कीजिए, आप दस्तावेज बनाइए। मैं सब बताऊंगा, एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। दस्तावेज बनाइए, उस दस्तावेज के आधार पर दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवा लीजिए तो बहुत अच्छा है, रजिस्टर्ड करवा लीजिए उसको, ठीक है। दस्तावेज को आप रजिस्टर्ड करवा लीजिए, उसके आधार पे आप दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन, उसके आधार पे आप दाखिल खारिज करवा लीजिए, म्यूटेशन करवा लीजिए, ठीक है, करवा लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यह सारी चीज़ें आप करवा लीजिए। बदलैन हुआ, उसका दस्तावेज बनाइए और उसको दाखिल खारिज करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी कुछ नहीं पता चलेगा करंट में, बाद में भविष्य में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। जो लोभ और लालच है ना, उस पर किसी का जोर नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा। आज मान लीजिए आपके और उनके बीच में, क्योंकि बदलैन जब होता है तो दो लोग के बीच में आपसी संबंध जब अच्छे होते हैं तभी होता है, ऐसे कोई बदलैन नहीं करता है, ज़रूरत दोनों को होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया, ए यहाँ रहता है, उसकी ज़मीन यहाँ है, बी यहाँ रहता है, बी की ज़मीन वहाँ है, तो यह ज़रूरत के हिसाब से हुआ। लेकिन भविष्य में ज़मीन की कीमत बढ़ गई, या वहाँ से कोई सड़क निकल रही है, सरकार उसका मुआवजा दे रही है, दौड़ पड़ेगा, कहेगा भाई मेरे पास कागज़ है, कागज़ आपने नहीं बनवाया, तो जो पुराना वाला है जिससे आपने ज़मीन बदला है वो कागज़ लेके दौड़ पड़ेगा और दिखा देगा कि भाई ये लो, उस पैसा चल जाएगा। लड़ते रहिए ज़िंदगी भर, ठीक है ना, टाइम है तो लड़ते रहिए, कोर्ट कचहरी दौड़ते रहिए। कोर्ट कचहरी आप ही के लिए है, लेकिन अगर आप जानबूझ के इस तरह की आप गलती करते हैं तो इसकी कीमत तो आपको चुकानी होगी। प्रूफ करते रहिए, क्या प्रूफ कीजिएगा, एडवर्स पोजीशन है उसका क्या प्रूफ कीजिएगा, कागज़ लगाइए, आपने दस्तावेज क्यों नहीं बनाया उससे संबंधित। एडवर्स पोजीशन भी किया, एडवर्स पोजीशन के लिए भी आपने दस्तावेज क्यों नहीं बनाया, किसी की जानकारी में भी नहीं था। एडवर्स पोजीशन भी लोग सोचते हैं कि 12 साल कब्जा कर लिए, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, 12 साल कब्जा कर लिए, तो ऐसे नहीं। अगली पार्टी को जिसके ज़मीन पे आपने कब्जा किया है उसके नॉलेज में हो तब से एडवर्स पोजीशन काउंट होगा, यह भी जान लीजिए। ऐसे नहीं कि 12 साल हो गया, भाई एक ही ज़मीन है, ऐसे समझिए, एक ही ज़मीन है और बी उस पर कब्जा कर लिया है, ए बाहर रहता है, उसको पता ही नहीं है, ठीक है। इसकी अगली जनरेशन आ गई एक्स, उसको भी पता नहीं, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है तो जब इसके नॉलेज में आएगा, जिस तारीख को इसके नॉलेज में आएगा तभी से यह 12 ईयर्स काउंट होगा, ठीक है, ऐसे नहीं काउंट होगा। ये एडवर्स पोजीशन है, प्रतिकूल कब्जा जिसे कहते हैं आप,
तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर, इसीलिए कहता हूँ हवा हवाई में बात नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। हवा हवाई किसी की बात को नहीं सुनिएगा कि 12 साल से कब्जा है तो मालिक ऐसे होगा तब तो भाई हो गया, काम खत्म है, सबकी ज़मीन पर सब कब्जा ही करते रह जाएगा। ऐसे नहीं होता है, नॉलेज में होना चाहिए, ज़मीन के मालिक के नॉलेज में होना चाहिए। और ज़मीन के मालिक ने अगर आकर वहाँ पर अपना दावा कर दिया, 12 साल खत्म, ठीक, एक दिन पहले भी आ गया दावा खत्म, ठीक है, छुपा के उससे रखिए, उसको पता ही नहीं चलेगा, तो भाई ऐसे कैसे होगा। पता इसकी नॉलेज में होना चाहिए। एक ही जानकारी में रहते हुए आप कब्जा करते हैं तब माना जाएगा 12 साल, ऐसे थोड़ी माना जाएगा, नहीं तो फिर तो भाई कोई भी किसी की ज़मीन पे कब्जा करता रहेगा, ठीक है। तो ये बदलैंड की ज़मीन का। तो दोस्तों यह कुछ सवाल था जो मैंने आज कवर किया है, ठीक है, यह कुछ सवाल था मैंने आज कवर किया है। आपके मन में भी कोई प्रश्न है, अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है या इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कोई प्रश्न है, वह आप मुझसे पूछिएगा। एक बात दोस्तों, आप लोग जो सवाल पूछते हैं थोड़ा स्पष्ट तरीके से पूछिए, निसंकोच। बहुत सारे लोग नंबर मांगते हैं, देखिए नंबर देना पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि एक व्हाट्सअप नंबर दूँ जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल निजी भी होते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर मैं इसलिए दे दूँगा आपको। तो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, समय आएगा तो मैं वो व्हाट्सअप नंबर आपको मैं दे दूँगा लॉकुल का। तो दोस्तों कुछ लोग को मैं देखता हूँ आप में से कि जो सवाल आप पूछते हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉपर, मतलब थोड़ा स्पष्ट लिखिए, भाषा थोड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल है, लॉ जो है बहुत टेक्निकल चीज़ है। तो आपका सवाल जब स्पष्ट रहेगा तो मुझे भी, क्योंकि सवाल समझना ज़रूरी है, सवाल अगर मैं समझ नहीं पाऊँगा तो मैं जवाब आपको कैसे दूँगा। क्योंकि देखिए मुझे आपसे ज़्यादा मुझे दुख हो जाता है अगर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाता हूँ या फिर उसे समझ नहीं पाता हूँ। मैं कोशिश पूरा करता हूँ, 1 दिन 2 दिन में लगातार उसे समझने की कोशिश करता हूँ कि आप क्या लिखे हैं। तो थोड़ा सा सवाल को आप स्पष्ट तरीके से आप पूछिए। बहुत लोग को देखता हूँ शॉर्ट में आप लिखते हैं, पता ही नहीं चलता शॉर्ट में, पूरा स्पष्ट लिखिए। जब आपका सवाल है तो सवाल को सही तरीके से आप लिखिए, निसंकोच जितना पूछना है। एक बार नहीं, आप 1000 बार पूछेंगे, मैं 1000 बार मैं कह रहा हूँ मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन क्यों परेशान होना है? एक ही बार अगर आप स्पष्ट तरीके से उस सवाल को आप पूछ लेते हैं तो मुझे भी समझने में आसानी होगी और आपको मुझे समझाने में भी आसानी होगी, आपको रेमेडी देने में मुझे आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।